इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद और आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। आपसी हितों और संबंधों को लेकर हुई चर्चा। क्राउन प्रिंस ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में हुई सुनवाई। सीजीआई ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी पर जताई चिंता। सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को जल्द काम पर लौटने को कहा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर भाजपा ने मांगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा। गौरव भाटिया ने कहा, ममता बनर्जी बन गई हैं संविधान की भक्षक। जनता कर रही है पॉलीग्राफ टेस्ट और गिरफ्तारी की मांग। भारतीय सेना में कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ साइन किया एमओयू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये समझौता सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बैठक का मकसद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना। बैठक से पहले विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से की मुलाकात। खेल जगत में जर्मनी में आयोजित दूसरी बधिर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद भारतीय खिलाड़ी वापस लौटे। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 20 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के साथ जुड़ी खबरों की। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस दोनों देशों के आपसी हितों और संबंधों को लेकर चर्चा हुई। यूएई और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी संबंध हैं। राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंच क्राउन प्रिंस ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और दुनिया में अहिंसा शांति के अग्रदूत माने जाते हैं महात्मा गांधी। संघर्ष से गुजर रही दुनिया के लिए महात्मा गांधी के आदर्श आज भी नई उम्मीद जगाते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2024 की शुरुआत आज से राजस्थान में हुई। संयुक्त अभ्यास का ये 20वां संस्करण है जो 22 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका के 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व
राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है, जबकि अमेरिकी सेना की ओर से अलास्का स्थित 11वीं एयरबॉर्न डिवीजन की 124 बटालियन के सैनिक भाग ले रहे हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज अदालत ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि फिर कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देर हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित की निजता और गरिमा का सम्मान का ख्याल रखा जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी डेड बॉडी की तस्वीर हटाई जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इसके अलावा डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। अदालत ने बंगाल सरकार से आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे, तो वहीं सीबीआई ने भी कोर्ट को बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है। आज की सुनवाई में बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हड़ताल की वजह से अब तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें बंगाल सरकार की रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इस पर सीबीआई ने कहा कि वो राज्य पुलिस की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सीबीआई की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अदालत ने सीबीआई से 1 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। लिहाजा अगली सुनवाई मंगलवार यानी 17 तारीख को होगी। सीबीआई ने आज फिर कहा कि इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस परदीवाला ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पुलिस की तरफ से दिया जाने वाला चालान मौजूद नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना चालान के पोस्टमार्टम हुआ? इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस बिंदु पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हड़ताली डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा। सीबीआई ने कहा कि अगर वो 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा कि वो लिखित दलीलें जमा कराएं। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल करता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था। देश की राजधानी दिल्ली में ACMA यानी कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 64वें वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ल्ड के ऑटोमोटिव सेक्टर में भारत 7वें से 3रे पायदान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। In the automobile industry, in the world, when I taken charge as a minister, it was somewhere 7 number was in the world. But today, with your efforts,
our number is now third. We are just surpassed Japan. The size of our industry is approximately 22 lakh crores. And the auto component size is something 5.18 lakh crore. There is a 9% growth. And only one thing which is, I feel that it is a challenge with you and with the government also, that import is rupees 1.68 lakh crore and export is 1.76 lakh crore. So I am confident because of semiconductor. Now today we have the policy, and because of that we will be in position to manufacture semiconductor in India. सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत आत्मनिर्भर बना है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने 50 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। Nirbhar Bharat initiative is transforming India into a self-reliant nation, and this shift is clearly reflected in the impressive growth of the auto component industry. As a driving force in our economy, the auto component industry now contributes over 2.7% to India's GDP and provides employment to over 5 million people. कोलकाता के आरजी कर घटना को लेकर भाजपा ने राज्य की ममता सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ममता बनर्जी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये पूछा, क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं? क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट। दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। साथ ही राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान को लेकर गौरव भाटिया ने कहा कि नेता विपक्ष के तौर पर विदेश में जाकर क्या कुछ बोलना चाहिए, इस बारे में राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, पार्ट टाइम नेता हैं, ये सब जानते थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने दी। आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है, और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के टेक्सास में दिए बयान पर निंदा की है। उन्होंने राहुल गांधी के विदेशों में जाकर बुराई करना आदत और गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत बताया। इसके अलावा चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदा भी कहा। जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष
राहुल गांधी के टेक्सास में दिए बयान को देश की छवि खराब करने वाला बताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी भी देश के प्रति जवाबदेह हैं। लगातार तीसरी बार हार से हताश हो गए हैं और कुंठा बाहर निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए हैं और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में दूसरे चरण के अंतर्गत 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार भी तेज है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत से जुड़े मामले में आज एक अहम फैसला सुनाते हुए स्थिति साफ की है। ये फैसला ऐसे शख्स को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा जो एक से अधिक केस में आरोपी हैं। अदालत ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी एक केस में हिरासत में है तो भी वो दूसरे केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी एक केस में कस्टडी में होने से उसका किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी से संरक्षण हासिल करने का अधिकार छीन नहीं जाता। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी सूरत में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर फैसला कर सकते हैं। सीआईआई गुजरात के वाइस चेयरमैन प्रेम राज कश्यप ने कहा है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केंद्र सरकार काफी सक्रिय है, जिसका भविष्य में काफी फायदा होने वाला है। इससे मेक इन इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा और तकनीक के मामले में भारत नए मुकाम पर होगा। 4th सेमीकंडक्टर प्लांट का अप्रूवल न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत के लिए प्रगति का एक संदेश है। इससे हमारे मेक इन इंडिया मूवमेंट को गति मिलेगी और विकसित भारत बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ेगा। आज पूरा विश्व भारत की तरफ एक उम्मीद के साथ देख रहा है और तकनीक की इस क्रांति के दौर में भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। बीते कुछ समय में भारत ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी धाक पूरे विश्व में जमाई थी। अब समय है कि हमें हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अपनी नेतृत्व की क्षमता को सिद्ध करना है। अपने कर्मियों की क्षमता निर्माण और कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में हस्ताक्षर के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारतीय सशस्त्र बलों की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के साथ एकीकृत होने की पहल है।
रक्षा मंत्री के अनुसार यह समझौता भारत के मिलिट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और महत्वपूर्ण कदम है। जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस आत्मनिर्भरता से हमारा आशय यह होता है कि हमारी सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हमारे खुद के साधनों से हो। जैसे यदि हम लॉजिस्टिक्स के लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत है तो उसकी ट्रेनिंग हमें हमारे अपने गति शक्ति विश्वविद्यालय से ही मिले। यदि हमें इक्विपमेंट चाहिए तो वह भी हमें भारत की इंडस्ट्री द्वारा ही निर्मित किए हुए मिले। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक सशक्त भारत की नींव आत्मनिर्भर होकर ही रखी जा सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह समझौता इस दिशा में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। गति शक्ति भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसका उद्देश्य रेलवे, शिपिंग और हाईवे के राष्ट्रीय विकास योजनाओं को मजबूती प्रदान करना है। इसका लक्ष्य विश्वविद्यालय के छात्रों को लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में दुनिया के नामी ब्रांडों में रोजगार दिलवाना है। When he was chief minister in Gujarat, he had set up the Petro University, he had set up the Forensic University, he had set up many domain-specific universities. So same concept we are now trying to do in logistics sector. So this will cover aeronautics, this will cover railway, this will cover warehousing, ground logistics and marine sectors to begin with, and then we will focus on getting into the deeper things like submarines and all. विश्वविद्यालय मल्टी मॉडल परिवहन, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन प्रबंधन में विशेष और बहुविध कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है, ये समझौता भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान करेगा। डिफेंस सेक्टर में सारी आर्म्ड फोर्सेस में जितना एक्सपीरियंस और विजडम इतने सालों से चलता आ रहा है, जो इकट्ठा है, वो जब हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा तो स्टूडेंट्स को एक लाइफ स्किल्स का ट्रेनिंग मिलेगा, स्टूडेंट्स को सेक्टर का एक नॉलेज मिलेगा जो प्रैक्टिकल फील्ड में होता है, तो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा इन आर्म्ड फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में। तो एक तरह से स्टूडेंट को बेहतर भारत बनाने के लिए उस दिशा में वो और अच्छा कदम उठा पाएंगे। गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत के गुजरात राज्य के बड़ोदरा में स्थित है। हमारी फौजों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये एमओयू एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ये लॉजिस्टिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है नेशनल सिक्योरिटी में, उसको भी हाईलाइट करता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंचकुला जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। रंजीत उप्पल के भाजपा में शामिल होने से हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पार्टी को मजबूती मिलेगी। उप्पल ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 9-10 तारीख को हम जनता के बीच में होंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी और जो कमियां पीछे रहती हैं वो कमियों को हम दूर करेंगे। हम सब साथी मिलकर, सारे साथी मिलकर उस बीजेपी की सरकार बनाकर जो कमियां, उस कमियों को हम दूर करेंगे। जर्मनी में आयोजित दूसरी बधिर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद भारतीय खिलाड़ी वापस लौट आए हैं। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 20 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के 2 निशानेबाजों को प्रतियोगिता में सबसे युवा खिलाड़ी का अवार्ड भी दिया गया। आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय बधिर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपना योगदान दिया और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। यह चैंपियनशिप जर्मनी में हुई, जो कि 29 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में तय थी। भारत को कुल 20 पदक हासिल हुए। इस चैंपियनशिप में भारत ने अपना दूसरा स्थान ग्रहण किया। मुझे जर्मनी में जाके बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे कॉम्पिटिशन से, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। जर्मनी में हमने देखा कि बहुत डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे और हम
इंडिया को हमने प्राउड कराया, हमने बहुत सारे मेडल्स लिए, मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, 3 मेडल्स मुझे मिले हैं। हमारी टीम जो है, टीम में मेडल्स आया और मुझे 25 मीटर एयर राइफ़ल में भी मिला। तो इंडिया जो है वहाँ पे टॉप में था। हमें राइफ़ल में 3 मुझे मेडल्स मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने कोचेज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें बहुत हेल्प करी एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 6 महीने से अनुया प्रैक्टिस करती रहती थी। जब ब्राज़ील में गई वहाँ पे कुछ अच्छा जब रिस्पांस नहीं मिला तो हमने देखा कि वो और हेयरिंग लोगों के साथ कॉम्पीट करे। 2 साल तक उसने कॉम्पीट किया वहाँ पे, कभी सिल्वर कभी ब्रॉन्ज, वो सब मेडल्स लेकर आती थी। अभी जब दिल्ली में यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि उनको सिलेक्ट कर लिया गया। जो प्रीति है और शुभम है, उनके कोच ने इनको सिलेक्ट किया और मुझे बहुत खुशी हुई और इन्हें जर्मनी लेके गई। और जब मैंने देखा कि उनको गोल्ड मेडल मिल गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को लेके। I went to competition, so I was very control, and I was perfect competition. Now I finally got medals. My parents want to see my successful. Doesn't matter about deaf or normal people. Doesn't matter. But most important to get successful in the life. That's it. मैंने सबसे पहले 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है और उसके बाद मैंने 50 मीटर हिपी में गोल्ड मेडल जीता है विद न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, और ये 10 मीटर एंड 50 मीटर राइफल। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैच खेलने के बाद जब मैं वहाँ गया तो जहाँ जाके कितना अच्छा फील हुआ कि मेरे को मेडल मिले हैं और मैंने कितनी मेहनत करके अपना देश का नाम रोशन किया है। हमारे जो शूटर्स हैं वो यहाँ पे आने वाले थे, हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे जो डेफ शूटर्स हैं उन्होंने मेडल्स जीते हैं। हम ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ में डील करते हैं। हम स्पोर्ट्स वगैरह में सिखाते हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से भी कनेक्टेड हैं, एफिलेटेड हैं, और हम सभी डेफ लोगों को, सभी डेफ बच्चों का हेल्प करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। यह सभी इतने खुशी के पल हैं कि सभी माता पिता अपने बच्चों को देख के फूले नहीं समा रहे हैं। डेफ वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप से हमारे डेफ एथलीट्स ने 20 मेडल्स जीते और उनके माता पिता ने देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। हम आशा करते हैं कि वो आगे ही ऐसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते रहेंगे और इंडिया का नाम और ऊंचा करते रहेंगे। मैं मनीषा शर्मा, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, कैमरा पर्सन मोहित के साथ डीडी न्यूज़ से। यकीनन बेहद शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.